गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 2 वर्ण विचार, जिसमें आपको मैंने पिछले लेक्चर में स्वरों की मात्रा के बारे में बताया था, जो पूरी नहीं हो पाई थी। बच्चों, सबसे पहले हमें आपसे ये बात करनी है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लगता है कोई बात समझ में नहीं आती और आपको ऐसा लगता है कि मैम बहुत ज़्यादा पढ़ा रही हैं। बेटा, हम आपको केवल बेसिक समझा रहे हैं और आपको इसको अच्छे से समझना है। कोई आपको लर्न नहीं करना है इस पार्ट को, इस चीज के बारे में जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया, भाषा या वर्ण जो पढ़ा रहे हैं, स्वर, ये सब आपको बेटा मैं समझाने के लिए पढ़ा रही हूँ। और अगर आप समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पहले मात्राओं की जानकारी देने से पहले मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊं। कल आपको मैंने बताया था कि स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। हिंदी में आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। हम आपको व्यंजन मात्रा के साथ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन कौन कौन से हैं या व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला बेटा का, खा, गा, घा, तो का में भी हमारी आ की ध्वनि है, खा में भी, तो आ हमारा क्या है? स्वर है। हमने स्वर की सहायता ली। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं किया जा सकता। इनकी संख्या मूल रूप में 33 है, लेकिन कुछ विद्वान इनकी संख्या 35 मानते हैं। और ध्यान नहीं देती हो। 33 व्यंजनों को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। इन 33 व्यंजनों को मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिए बेटा, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन अक्षरों अथवा वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा मतलब जीभ, मुख के विभिन्न भागों जैसे ओष्ठ, ओंठ, दंत यानी दांत, तालु जो जीभ के नीचे का हिस्सा होता है, जीभ आदि का स्पर्श मतलब छू के उनको स्पर्श करना यानी छूना, उन्हें छूकर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 27 हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर रखा गया है। जैसे का वर्ग, का में क्या आता है? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। ध्यान देने की बातें, ध्यान दीजिए, इसमें सुनिए। व्यंजन 33 हैं या 35। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कुछ विद्वान इसको 35 मानते हैं, तो पहले 33 व्यंजन ही माने जाते थे। परंतु टा वर्ग यह है आपका, टा वर्ग के अंतर्गत डा और ढा, ये के कारण अब व्यंजनों की संख्या 33 हो गई है। हिंदी में डा और ढा तथा ढा और ढा। डा में एक बिना बिंदी के होता है, दूसरा नीचे बिंदी लगी होती है। फिर ढा में
बिना बिंदी के एक होता है सर, और दूसरे में ढा में बिंदी रहती है। अलग अलग व्यंजन हैं दोनों, ये डा और ये डा अलग है, ये ढा और ये ढा अलग अलग हैं। जैसे देखिएगा, ध्यान दीजिए, जैसे हम लिखते हैं लड़ना, तो यहाँ डा के नीचे बिंदी है, और दूसरा शब्द क्या है, डकारना, इसमें बिंदी नहीं है। तो दोनों व्यंजन हमारे लड़ना, दोनों शब्द अलग अलग है, व्यंजन भी हमारे अलग दोनों वर्ण हो गए। इन दोनों के उच्चारण में बहुत अंतर है। इसी प्रकार बूढ़ा और ढक्कन, ढा और ढा हिंदी में, बूढ़ा क्या, देखिए ढा में, बूढ़ा में बिंदी है, और ढक्कन, ढक्कन में बिंदी नहीं है। डा और ढा हिंदी में स्वतः ही अपने आप आने लगे। ये अपने स्वतः मतलब खुद से ही आ गए हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। इनकी ध्वनियां खुद से हिंदी में दी गई है। इनकी ध्वनि, डा और ढा की ध्वनि चिन्ह निश्चित कर दी गई है। ये दोनों ध्वनियां हिंदी की अपनी विकसित ध्वनियां। अक्सर जब हम ध्वनि, जब भी कभी वर्ण विच्छेद करते हैं, अभी आगे आपको बताएंगे, तो वहां पर ढा और डा का प्रयोग होता है। अब है हमारा दूसरा व्यंजन, क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। इसका शाब्दिक अर्थ है अतः, मतलब अर्थात बीच में, स्थ मतलब स्थित होना, जो भी चीज बीच में स्थित होती है, अर्थात जो अक्षर व्यंजनों और स्वरों के बीच में रहते हैं। जो हमारे अक्षर व्यंजन और स्वर के बीच में रहते हैं, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ बीच का तात्पर्य जिन वर्णों का उच्चारण न तो पूर्ण रूप से व्यंजनों का होता है, ना ही स्वरों का, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ का है शाब्दिक अर्थ है अतः, अंतः मतलब बीच में, स्थ मतलब स्थित होना, जो भी बीच में स्थित होता है, ना वो स्वर में रह जाता है, वो सब ना वर्ण और ना व्यंजन में रह जाता है। सबसे पहले बेटा आप लोग एकदम परेशान मत होइए, बीच बीच में आप क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैम ये लिखना है, ये क्वेश्चन करना है। आपका होमवर्क जो भी पाठ हम पढ़ाते हैं, इसी पाठ के आधार पर दिया जाता है, और आपको उसी में देख के याद करना रहता है। कोई भी चीज लिखनी नहीं है। समस्या ये है कि आपको सबको पता है कि कॉपी और बुक सबके पास नहीं है, हम लोग भी ये चीज जानते हैं बेटा, इसलिए आपको हम लोग दे रहे हैं कि आप लोग याद करिए। स्कूल खुलने पे आपको कोई परेशानी ना हो, जिससे आप अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको एग्जाम में कोई भी तैयारी करने में दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा कोई बहुत अधिक नहीं, आपको हम लोग बेसिक बचा कि क्या चीज क्या है। आप जिसका मतलब समझ में नहीं आता, आप उसको बार बार पूछिए, वो हम आपको बताएंगे। और जो भी होमवर्क मिलता है वो केवल याद करने के लिए मिलता है, उसको आपको याद करना है, जिससे आगे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना आए। अब हम पढ़ेंगे बेटा ऊष्म व्यंजन। इसका शाब्दिक अर्थ है गरम। ऊष्म मतलब गर्म, उष्मा बोलते हैं ना गर्मी को भी, तो इसका शाब्दिक अर्थ है गरम। जिन वर्णों के उच्चारण से मुंह से गरम हवा बाहर निकले और हल्की सीटी सी, स बोलते हैं ना, तो सीटी सी आवाज आए, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन यानी गर्मी, उष्मा, सूरज की जो भी उष्मा, गर्म प्रकाश निकलते हैं, उसमें गर्मी प्रदान होती है, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन। इसका शाब्दिक अर्थ है गरम। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गरम हवा बाहर निकले और हल्की सीटी की सी आवाज आए, उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब आपको
मेरी समझ से समझ में आ गया होगा। पाठ के होमवर्क आपका है आज। पाठ के पढ़ाए गए पाठ के आधार पर निम्न प्रश्नों को याद करो। मात्रा किसे कहते हैं आपको ये लिखना है, और व्यंजन किसे कहते हैं। तो मात्रा मैंने अभी आपको बताया कि स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। हिंदी में आ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी पढ़ाए गए पाठ में, इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। और मिल गया, अगर आप ध्यान देंगे बेटा, परेशान मत होइए। आप क्वेश्चन करेंगे, मैं तुरंत बताऊंगी। जो भी चीज समझ में नहीं, आप ध्यान से पढ़ोगे बेटा, आपको बेसिक चीज बताई जा रही है। आपको सब कुछ इसमें समझ में आना चाहिए। आपका कोर्स इतना बड़ा नहीं है, केवल मैं बेसिक बताने के लिए कि आपको इतनी जानकारी नहीं है ये, तो इसलिए मैं आपको ये सब